हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलो, आज बात करते हैं हम यूएनओ की। तो यूएनओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, वो इसमें हमने लगभग कंप्लीट कवर किए हुए हैं, और इसे आप ध्यान से देख लेना। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हमने यूएनओ को पढ़ाया है, और यूट्यूब के इतिहास में इससे बढ़िया वीडियो आपको अभी तक नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब याद करना हुआ आसान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। मेरा नाम रणविजय है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं। चलो, अब बात करते हैं हम यूएनओ की। तो यूएनओ क्या है? तो यूएनओ है क्या? लीग ऑफ नेशन, यानी कि लीग ऑफ नेशन का प्रीडिसेसर है। किसका? लीग ऑफ नेशन का प्रीडिसेसर है। ए सेक्रेटरीट वॉज फॉर्मुलेटेड एट पेरिस। जो इसका सेक्रेटरीट किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था, वो पेरिस में किया गया था, पीस कॉन्फ्रेंस पे 1919 में। और इसमें कंटेन किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत। ठीक है दोस्तों, और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? स्टेबल्स कब हुआ था? जनवरी 10 जनवरी 1920 को ये क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, लीग ऑफ नेशंस का। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? जिनेवा में था। एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है लीग ऑफ नेशन का? तो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है डिसआर्मामेंट्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस। ये इसके क्या है? इन्वॉल्वमेंट, यानी कि डील जिसमें करता है ये। तो डील ये करता है डिसआर्मर, यानी कि निशस्त्रीकरण। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड की क्या होनी चाहिए? कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि समझौते किस तरह से कराने हैं पूरे वर्ल्ड के, यानी कि कंट्री टू कंट्री वो समझौते कराना है, वही क्या होता है? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है। और फादर ऑफ लीग ऑफ नेशन माना जाता है किसको? वुडरो विल्सन को, जो प्रेसिडेंट थे किसके? यूएसए के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो लीग ऑफ नेशन जो है यूएनओ का प्रीडिसेसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब यूएनओ की बात करते हैं। तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन के जो एम्स है, तो एम क्या है यूएन के? तो यूएन के फैसिलिटेट कॉर्पोरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाना, ह्यूमन राइट्स को डेवलप करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलप करना। ठीक है, और अचीविंग वर्ल्ड पीस। सबसे मेन एम यही है कि क्योंकि जो इस लीग ऑफ नेशन जब फेल हुआ था, तो लीग ऑफ नेशन फेल होने के बाद में पूरे वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर की क्या हो गई थी? टेंशन हो गई थी। ठीक है दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरे वर्ल्ड में टेंशन हो गई थी कि सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जा सके। इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था किसको? यूएन को। तो यूएन का जो मेन एम है वो क्या है? अचीविंग वर्ल्ड पीस, यानी कि वर्ल्ड पीस को अचीव करना। ठीक है, अभी तक तो यूएन सक्सेसफुल हुआ है, आगे इसका पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि कभी भी क्या हो सकता है? वॉर हो सकता है। और न्यूक्लियर एक बारी न्यूक्लियर वॉर हुआ, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया क्या हो गई, फिर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी चांसेस बढ़ गए थे। एक टाइम ऐसे आया कि इसमें काफ़ी चांसेस बढ़ गया कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, बट हुआ नहीं। अभी तक तो बची हुई है। इसलिए यूएन का जो मेन एम है वो क्या है? अचीविंग वर्ल्ड पीस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सक्सेसर। तो मैंने जैसे बताया था, लीग ऑफ नेशन किसका प्रीडिसेसर है? किसका प्रीडिसेसर है? यूएन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? प्रीडिसेसर है। और यूएनओ को किसका सक्सेसर माना जाता है? लीग ऑफ नेशन का, क्योंकि लीग ऑफ नेशन पहले बना था, और इसके बाद में यूएन ही हमें देखने को मिला, क्योंकि लीग ऑफ नेशन कम्प्लीटली क्या हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में फेल हो गया था, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या कर नहीं पाया था? रोक नहीं पाया था। इसलिए हम क्या देखते हैं आज? यूएन ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं। तो प्रिवेंट इसने अभी तक बचा के रखा, हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा के रखा हुआ है। अब बात करते हैं, जब यूएन बना था, तो यूएन बना था, तो यूएन बनने के बाद में सबसे पहले जो साइन किए थे भारत की तरफ से, वो साइन किया था, क्योंकि 21 नवंबर क्या हुए थे? जब यूएन का चार्टर बना था, उस पर साइन हुए थे। तो साइन होने होने के टाइम पे भारत की तरफ से आर मुदालियर जी ने क्या किया था? भारत की तरफ से यूएन चार्टर पे साइन किए थे। ठीक है दोस्तों, 51 मेंबर थे इसमें। ओरिजिनल मेंबर जितने थे, तो उसमें से 51 मेंबर्स में थे। भारत भी एक ऐसी कंट्री था जिसने जो यूएन के बनने में शामिल हुआ था।
ठीक है, क्योंकि भारत तो हमेशा से ही पीस को लव करता है, भारत का तो मेन मेन आइडियोलॉजी यही है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसका। तो यूएन का फर्स्ट सेशन, जो यूएन का फर्स्ट सेशन हुआ था वो वेस्ट मिनिस्टर लंदन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। इसमें 51 मेंबर ने इसको अटेंड किया था। किसने? 51 मेंबर्स ने इसको क्या किया था? अटेंड किया था, जो फर्स्ट यूएन का सेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बाकी जो सेशन हुए थे वो न्यूयॉर्क में हुए थे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक चलते आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यूएन के फ्लैग की। तो फ्लैग क्या है? तो फ्लैग 20 अक्टूबर 1947 को, यानी कि 20 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये क्या है? ओलाइव ब्रांच है, यानी कि पीस का सिंबल है। और ये क्या है? ग्लोब है, ये है ग्लोब। ठीक है दोस्तों, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड को। ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर मतलब पीस का कलर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अडॉप्ट किया गया था 20 अक्टूबर 1947 को इसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें क्या होते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम चार्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें 19 चैप्टर है, 111 क्या है? आर्टिकल्स है। अब कंडीशन क्या है? तो यूएन को कंडीशन क्या है? यूएन का मेंबर बनने के लिए कंडीशन, 4 कंडीशन है। सबसे मेन कंडीशन क्या है? प्योर कंट्री पीस लविंग होनी चाहिए। दूसरा, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए उसके, इसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा। और रिकमेंडेड करना होना चाहिए उसको सिक्योरिटी काउंसिल से, और फॉलो करता हो या रूल ऑफ रेगुलेशन किसके फॉलो करता है? यूएनओ के। ठीक है, ये यूएन में क्या करता हो? बिलीव करता हो, फेथ रखता हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया एक फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया था? इंडोनेशिया ने यूएन को छोड़ा था, और उसने 1965 में छोड़ा था, और 1966 में क्या कर लिया था? फिर उसने रीजॉइन किया था। तो ये ऐसी पहली कंट्री बनी थी जिसने यूएन को पहले छोड़ दिया, फिर उसके बाद में रीजॉइन कर लिया। तो ये इंडोनेशिया थी। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछ लेता है एग्जामिनर। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूएन के बैकग्राउंड की। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्टेप है। तो इसमें आप ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से देखना। मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा आपको देखना। तो इसमें एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताई है। तो इसमें बैकग्राउंड, जो यूएन का बनने का बैकग्राउंड रहा, वो किस तरह से यूएन अस्तित्व में आया, उसका बैकग्राउंड किस तरह से वो स्टेप लिए गए उसमें, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट इसमें था लंदन डिक्लेरेशन। तो लंदन डिक्लेरेशन क्या था? लंदन डिक्लेरेशन यानी कि सेंट जेम्स प्लेस डिक्लेरेशन इसको बोला जाता है। ये 12 जून 1941 को हुआ था। अलाइड पावर, जिसमें इनका स्लोगन रखा गया था, इन्होंने स्लोगन रखा था विलिंग कॉरपोरेशन ऑन फ्री पीपल, विलिंग कॉरपोरेशन ऑन फ्री पीपल, ये इनका स्लोगन था। फिर उसके बाद में सेकंड है अटलांटिक चार्टर। तो अटलांटिक चार्टर ये 2 मंथ के बाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें 2 ही कंट्री ने क्या किया था? शामिल हुई थी। 2 ही कंट्री शामिल हुई थी, और उन्होंने जो 2 कंट्री कौन कौन थी? यूएस और यूके। ठीक है दोस्तों, अब जॉइंट स्टेटमेंट दिया था सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर ऑल पीपल, सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल पीपल, ये। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक चार्टर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चार्टर है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इसके बाद में आया था डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। तो ये 1 जनवरी 1942 को हुआ था। इसमें 30 कंट्री ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, और उसमें चार चार मेन पावर थी, जो अलाइड पावर इसको हम बोलते हैं। यानी इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है, यूसी यूएस। तो यू से मतलब यूनाइटेड किंगडम, फिर सी से यहाँ पे चाइना, फिर यू से यूनाइटेड स्टेट, और फिर एस से यहाँ पे सोवियत यूनियन। तो ये 4 कंट्री जो उस टाइम की सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है, उन्होंने क्या किया था? इसमें डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने जो अपना स्लोगन दिया था, इसमें 22 कंट्री ने क्या किया था? साइन, मतलब इसमें साइन किया था। इसका जो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, मॉस्को डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो मॉस्को डिक्लेरेशन क्या है? तो मॉस्को डिक्लेरेशन 30 अक्टूबर 1943 को हुआ था, यानी 30 अक्टूबर 1943 को हुआ था। और इसमें जो ये कंट्री यूएस जो कंट्री है, इन कंट्री ने इसको क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। डिक्लेरेशन ऑफ 4 नेशन भी इसको बोला जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ 4 नेशन इसको
बोला जाता है, यानी कि यूसी यूएस यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड सोवियत यूनियन। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डम्पार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। तो डम्पार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस क्या था? तो डम्पार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन भी इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी मतलब सिक्योरिटी काउंसलिंग हुआ, जनरल असेंबली हुआ, जितना मतलब यूएनओ का जो ब्लूप्रिंट था वो इसी इसी कॉन्फ्रेंस में किया गया था। डम्पार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस में इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको डम्पार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस को ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस की। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या थी? तो याल्टा कॉन्फ्रेंस तुरंत यानी कि डम्पार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस के बाद में ही तुरंत क्या हुआ था, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये फरवरी 1945 को हुआ था। इसमें इसमें बिग थ्री कंट्री ने क्रीमिया में रिजोर्ट में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। इसमें अमेरिका के रूजवेल्ट, ब्रिटेन के चर्चिल और रशिया के स्टालिन, ये तीन जो बड़े वर्ल्ड लीडर थे, ये क्या हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने सिक्योरिटी काउंसलिंग के लिए। और सिक्योरिटी काउंसलिंग का जो भी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो याल्टा कॉन्फ्रेंस में ही तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस की, जो 25 अप्रैल 1945 को हुआ था इसमें यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है दोस्तों। और जून 26 और 20 इसमें प्रोमulgated हुआ था अक्टूबर में, जो इसको यूएन को बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। मतलब इसे पूरी तरह से यूएन को तैयार कर लिया गया था, जो भी मतलब ब्लूप्रिंट था उसका यूएन का, उसको पूरी तरह से तैयार किया गया था और उसमें प्रोमulgated कर दिया गया था किसको, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में जो हुआ था इस सम्मेलन में। और इसमें 50 कंट्री शामिल हुई थी। पोलैंड इसमें बाद में शामिल हुआ था, बट पोलैंड इसलिए शामिल नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी। लेकिन बाद में फिर वो क्या हुआ था, 24 अक्टूबर में बाद में वो शामिल हो गया था, उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया था पोलैंड ने। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल जैसे हमारा प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूनाइटेड नेशन का प्रियम्बल है। तो वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो हमारा जो प्रियम्बल है वो किसके प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है, वो किसके किसके प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है, तो वो यूएन के प्रियम्बल से ही इंस्पायर्ड है हमारा प्रियम्बल भी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। तो इंडियन प्रियम्बल इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड नेशन प्रियम्बल। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात बात करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसके बाद ही क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। तो पर वो क्या हुआ उसके बाद में, वो लीग ऑफ नेशन बनाया गया और फिर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ये रोक नहीं पाया था लीग ऑफ नेशन। ठीक है। और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर आते आते इसका क्या हुआ था, अस्तित्व खत्म हो गया था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके 1945 में। और ये हुआ फिर इसके बाद में यूएनओ किस तरह से बना, आपने जैसे हमने पीछे ही क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों। अब यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं यूएन डे या पीस डे के नाम से भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इंटरनेशनल टेरिटरी जो है इसकी मानी जाती है, इसे किसके द्वारा डोनेट किया गया था, मैनहट्टन द्वीप जो था, एक मैनहट्टन इंसान था, उसके द्वारा किया गया था इसको। जो हेडक्वार्टर है यूएन का न्यूयॉर्क, इसको दिया गया था, डोनेट किया गया था, जिसका नाम था मैनहट्टन। ठीक है। और फाइनलाइज यहीं पे इसका किया गया था, फ्लैग को फाइनलाइज किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें से हमने ट्रिक बनाई है एस सी फियर। तो एस सी फियर का मतलब क्या होता है, यानी कि एस से यहाँ पे स्पेनिश, सी से चाइनीज़, एफ से फ्रेंच, ई से इंग्लिश, ए से अरेबिक, आर से रशियन। ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की 6 हैं, पर वर्किंग लैंग्वेज 2 ही है, यानी कि एफ ई यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश। अब बात करते हैं ऑर्गन की। तो 6 ऑर्गन है किसके, यूएनओ के कितने ऑर्गन से, 6। पर एक ऑर्गन क्या है, यहाँ पे 1 लिखा है दोस्तों, ये हमने लिख दिया थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। अब इसके लिए 6 ऑर्गन है यूएन के। तो 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है जीएस साइट। ठीक है दोस्तों, जिसे हम आगे
पढ़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं जी की। तो जी से यहाँ पे जी ए किसे मतलब यहाँ पे जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में कितने मेंबर अभी, तो 193 मेंबर है अभी फ़िलहाल। ठीक है, और दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, दो ऑब्जर्वर स्टेट है जिसमें होली एंड पैलेस्टाइन। ठीक है, तो पैलेस्टाइन के बारे में आपने इसराइल का और पैलेस्टाइन का क्या चलता है, न्यूज़ चलता रहता है, उसके बारे में आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो वही ये पैलेस्टाइन है और होली ये। ठीक है, होली छोटी सी कंट्री है। ठीक है, और अब इसमें माना जाता है तो वन कंट्री इक्वल टू वन कंट्री इनटू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक जो एक कंट्री का वोट है वो एक कंट्री का वोट इक्वल टू एक कंट्री होता है। यानी कि एक कंट्री पावरफुल कंट्री है तो उसके 4 वोट मान ली जाएंगी, उसका भी क्या है, एक ही वोट काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऑल सेशन इसके 3 सेशन होते हैं। तो कितने सेशन है इसके, 3 सेशन होते हैं। एक रेगुलर सेशन होता है, एक स्पेशल सेशन होता है, और एक होता है इमरजेंसी सेशन। यानी कि इसको RSE से याद रख सकते हैं आप, यानी कि रेगुलर सेशन, स्पेशल सेशन और इमरजेंसी सेशन। ठीक है, और इसको थोट किसके द्वारा दिया गया था, ये डी रूजवेल्ट के द्वारा, जो जनरल असेंबली का थोट दिया गया था डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। और इसको जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है और पंचायत ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, या इसको हम वॉचडॉग ऑफ यूएनओ भी कह देते हैं। अब रोल ऑफ द जनरल असेंबली, तो रोल क्या है जनरल असेंबली के, तो इसके 6 रोल माने जाते हैं। पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी को देख रेख करना, ठीक है, फाइनेंस को मेंटेन करना, बजट को बनाना, ठीक है, और लीगल जो इशू होते हैं उसको देखना, और कल्चरल डेवलपमेंट को भी क्या करना, बढ़ाना। इसका जो ये काम होता है, रोल होता है इन सब चीज़ों में, यानी कि 6 चीज़ ये चीज़ होती है, पीस मेंटेन, सिक्योरिटी, फाइनेंस, बजट, लीगल एंड कल्चरल। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते चलते हैं। अब डिसीजन, तो डिसीजन न्यू मेंबर का जो डिसीजन होगा, यानी कि जनरल असेंबली में कोई मेंबर आएगा यानी कि शामिल होएगा, तो वो डिसीजन कौन लेता है, वो सिक्योरिटी काउंसिलिंग के 10 मेंबर लेते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इनका इलेक्शन होता है दो। ठीक है दोस्तों, न्यू मेंबर का इलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिलिंग 10 मेंबर्स करते हैं। इकोसोक मेंबर इलेक्शन होता है, सेक्रेटरी इलेक्शन होता है UN बाई जनरल असेंबली, और ICG का इलेक्शन भी इसी के द्वारा होता है। यानी कि डिसीजन लेता है, कौन लेता है, इन सब का डिसीजन लेता है जो न्यू मेंबर होगा शामिल। सिक्योरिटी काउंसिलिंग में इकोसोक का मेंबर बनेगा, सेक्रेटरी इलेक्शन होगा, या ICG का जज का इलेक्शन होगा। वो सारे डिसीजन कौन लेता है, जनरल असेंबली लेती है। और इसकी 1 ईयर मतलब एक साल में एक मीटिंग जरूर होती है, सितंबर और दिसंबर में। और प्रेसिडेंट इसकी रोटेट होती है जोग्राफिकल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, यानी कि जोग्राफिकल ग्रुप हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई है दोस्तों, वाले। तो वाले की हम आगे पढ़ेंगे इसकी ट्रिक, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो जो 1 वोट होता है इक्वल टू 5 वोट होता है, यानी कि 1 वोट इक्वल टू 5 रिप्रेजेंटेटिव होता है, और 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसलिंग की। तो सिक्योरिटी काउंसलिंग क्या है, तो सिक्योरिटी काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है UN का। और हम देख सकते हैं सिक्योरिटी काउंसलिंग क्या है, इसको वर्ल्ड पुलिस भी बोला जाता है, और एक्शन एजेंसी इन UN, यानी कि इन्फोर्समेंट विंग भी इसको बोला जाता है। स्टार्टिंग कब हुई थी, स्टार्टिंग मेंबर इसके, यानी कि स्टार्टिंग मेंबर कितने थे, इसके 11 थे, और 1965 में जिसको इंक्रीज करके चार चार मेंबर को उसके इंक्रीज कर दिया गया था। 1965 में स्टार्टिंग मेंबर थे इसके 11, और 1965 में इंक्रीज कर दिया गया था इसके 4 मेंबर को। अब इसके फिलहाल टोटल मेंबर कितने हैं, 15 है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट वीटो जो यूज किया था वो USSR ने किया था, USSR ने किया था, यानी कि जो सोवियत यूनियन था उसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम वीटो का यूज किया गया था। इसमें नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं जो इलेक्टेड होते हैं हर साल, किसके बिहाफ पे, बेसिस पे। तो वह हमने ट्रिक बनाई थी आपको वाले की ट्रिक की। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाले यानी कि यहाँ पे वाले की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, एशियन कंट्री, ठीक है, अमेरिकन, लेटिन अमेरिका। एल से यहाँ पे ए से मतलब यहाँ पे ए से मतलब यहाँ पे एशियन कंट्री हो गया, अफ्रीकन कंट्री हो गया। ठीक है, एल से यहाँ पे लेटिन अमेरिकन कंट्री होगा, और ई से यहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हो गया। ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोपियन, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ए से यहाँ पे एशियन, अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन, यानी कि लेटिन
ये 5 मेंबर हुए, तो इसमें लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोपियन से 2 और ईस्टर्न यूरोपियन से 1। ठीक है दोस्तों। और 15 मेंबर है इसके, तो 15 मेंबर को क्या होती है 5+10, यानी कि वीटो कंपलसरी रेजुलेशन। अगर कोई रेजुलेशन पास होना है तो उसके 5 मेंबर्स की वीटो पावर, कोई भी कंट्री उसमें वीटो पावर नहीं करेगी, बल्कि उसमें क्या होता है 4 कंट्री जो होती है नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री जो होती है वो उसमें शामिल होती है, यानी कि 9 क्या चाहिए, 9 वोट चाहिए पूरे टोटल किसी भी रेजुलेशन को पास करने के लिए सिक्योरिटी काउंसलिंग में। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं वन मीटिंग। तो इसकी जो इसकी मीटिंग होती है, एक मीटिंग कितने दिन में होती है, 14 दिन में होती है, और सेकंड मीटिंग से यानी 14 दिन बाद में दूसरी मीटिंग होती है। 24 घंटे में कभी भी इसकी इमरजेंसी जो मीटिंग होती है उसको कभी भी बुलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसलिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे वर्ल्ड पुलिस बोला जाता है, इसको इन्फोर्समेंट विंग भी बोला जाता है। 11 मेंबर थे स्टार्टिंग में, और उसमें 1965 में इसमें 4 मेंबर को क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, और टोटल मेंबर कितने हो गए थे, 15 हो गए थे। परमानेंट मेंबर को क्या मिली हुई थी, वीटो पावर मिली हुई थी, और यूएसएसआर ने सबसे पहले क्या किया था, वीटो का यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट भी इसका क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। जैसे अभी फिलहाल आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले कि भारत क्या बना था, क्या बना था, सिक्योरिटी काउंसलिंग में क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था। ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जैसे वाले जो उसकी मैंने बताया कि वाले जो होती है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो वाले कंट्री होती है, यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन, ठीक है, और ईस्ट से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो रोटेशन वाइज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। एवरी ईयर नॉट रिलेक्टेड, और हर साल, एक साल में, यानी कि एवरी ईयर नॉट इलेक्टेड इमीडिएटली। ठीक है। वो इलेक्टेड नहीं हो सकता। नॉन परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट रिटायर होते रहते हैं। ठीक है। और 14 मेंबर जो होते हैं, नोट एनी डिसीजन अलाउ इफ एनी कंट्री डन वीटो। अगर किसी कंट्री ने कोई भी वीटो कर दिया तो उसका जो 14 कंट्री है उनका जो डिसीजन होगा वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्रेटरीट्स की। किसके, सेक्रेटरीट की। तो सेक्रेटरीट की बात करते हैं, यानी कि ये हम किस ट्रिक पे चल रहे हैं, जीएस साइट की ट्रिक पे चल रहे हैं, जीएस साइट। तो सेक्रेटरीट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, यूएन का। तो इसको हम जो इसका सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन भी इसको बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशंस सेक्रेटरी भी इसको बोलते हैं। 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और रिकमेंडेड किया जाता है किसके द्वारा, सिक्योरिटी काउंसलिंग के, और इलेक्टेड होता है जनरल असेंबली में। ठीक है। और फंक्शनल, ये कब से फंक्शनल है, 18 अप्रैल 1946 से फंक्शन कर रही है। कौन, सेक्रेटरीट्स। ठीक है। रिलेटेड टू जो इसका आर्टिकल है सेटेड, जो आर्टिकल कौन सा है, तो 111 आर्टिकल है किसमें, यूएन के चार्टर में टोटल। तो 19 वाला आर्टिकल है वो रिलेटेड किससे, सेक्रेटरीट से। और ऑर्गन्स हेल्प करती है, यानी कि इसके ऑल ऑर्गन्स को, और जितनी भी एजेंसी होती है यूएन की उनको क्या करता है, हेल्प करता है सेक्रेटरीट्स। फंक्शन क्या है इसके, कॉन्फ्रेंस कराना, रिपोर्ट तैयार करना, डेटा कलेक्ट करना, बजट प्रिपेयर करना। ठीक है दोस्तों। ये क्या है, इसके फंक्शंस है। सेक्रेटरी जनरल, तो अब सेक्रेटरी जनरल कौन कौन थे, कौन कौन बने, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्रेटरी जनरल बने थे वो थे सर ग्लैडविन जेब। सर ग्लैडविन जेब, ये मतलब परमानेंट तो नहीं बने थे, एक्टिंग थे, टेम्पररी थे, ये यूके के बने थे। ठीक है दोस्तों। सर ग्लैडविन जेब। फिर इसके ट्रिगवे हेल्दवान ले, ठीक है, ये नॉर्वे के बने थे फर्स्ट। ये इनको फर्स्ट माना जाता है वैसे, इनको जो फर्स्ट माना जाता है, यानी कि ट्रिगवे को सबसे पहला यूएन का सेक्रेटरी माना जाता है, यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इसको इनको माना जाता है। फिर आता है डेग हैमरस्कोल्ड्स। डेग हैमरस्कोल्ड्स, ये थे ऐसे पहले पर्सन थे जो मतलब चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, और उसके बाद में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई ऑन ऑफिस। ठीक है। ऑफिस में ही, ऑफिस में ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद में कौन बने, यूथांट। तो यूथांट कौन थे, ये पहले एशिया के मेंबर थे जो एशिया की तरफ से मतलब मेंबर बने थे किसके, यानी कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने थे
एशिया की तरफ से, और ये कहाँ से थे, बर्मा से थे, ठीक है, सेक्रेटरी बने थे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में बुटरस बुटरस घाली, ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री से आए थे, इजिप्ट से, और ये सेक्रेटरी बने थे, ठीक है, यूएन के सेक्रेटरी बने थे, और ये इजिप्ट के थे, ठीक है। और ये सेकंड टाइम नोट बी इलेक्टेड सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म के लिए इलेक्टेड नहीं हुए थे। उसके बाद में कोफी अन्नान हुए थे जो सेक्रेटरी बने थे, इनको जॉइंट नोबल पीस प्राइज भी मिला था 2001 में। तो कोफी अन्नान जो बने थे, ये जॉइंट इनको नोबल पीस प्राइज भी 2001 में मिला था, और ये सेक्रेटरी बने थे किसके, यूएन के, ठीक है दोस्तों। ये भी अफ्रीका से थे। अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करते हैं हम आईसीजे। तो आईसीजे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है किसका, यूएन का। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इसको वर्ल्ड कोर्ट ही बोला जाता है, और ये किसका सक्सेसर है, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का सक्सेसर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड की जो कैपिटल है द हेग, वहाँ पे इसका क्या क्या है, कैपिटल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। अब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो टेन्योर होता है इसका, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, वो 3 साल का होता है। और ये डील किस किस में करता है, तो ये डील करता है वॉर क्राइम में, वायलेशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, ठीक है, एथनिक क्लिनजिंग, ठीक है, और अदर इशू में क्या करता है, डील करता है। तो यूएन ऑर्गन्स को जितनी भी एडवाइजरी, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, तो जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करता है कि इसको, प्रेसिडेंट को कर सकता है, गवर्नमेंट को भी कर सकता है अगर वो डिमांड करती है, तो उसी कंडीशन में यूएन को जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी आईसीजे क्या कर सकता है, अगर वो ओपिनियन मांगते हैं आईसीजे तो वो दे सकता है, और इंटरनेशनल लॉ के से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके जज की, तो कितने जज है इसमें, तो 15 जज है, 9 ईयर के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, और कोरम भी इसका क्या है, 9 जज का है, ठीक है। तो 9 जज मिनिमम होने ही चाहिए इसके कोरम को चलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इन आईसीजे, तो इंडियन, अब देख रहे हो क्या इंडियन का क्या कैलिबर है, तो इंडियन कौन कौन इंडिया की तरफ से इसमें आईसीजे में कौन कौन जज बने उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कौन कौन बने। सबसे पहले नाम आता है दलवीर भंडारी जी का। तो दलवीर भंडारी जी 2 टाइम्स इंडिया की तरफ से क्या बने, आईसीजे में जज बने, ठीक है। अब आता है बी एन राव, ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो भारत की तरफ से फर्स्ट आईसीजे में क्या बने, जज बने, ठीक है दोस्तों। 1952 से लेके 53 तक ये क्या रहे थे, आईसीजे में क्या रहे थे, जज रहे थे। अब बात करते हैं आर एस पाठक की। तो आर एस पाठक कौन थे, तो आर एस पाठक भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या बने थे, जज बने थे। जो इनका टेन्योर रहा था वो 1984 से लेके 91 तक रहा था। अब बात करते हैं डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर नागेंद्र दलवीर भंडारी को आप जरूर से याद रखना। डॉक्टर नागेंद्र जो थे वो प्रेसिडेंट बने और वाइस प्रेसिडेंट बने 1973 से लेके 88 तक, यानी कि 2 टाइम्स, ठीक है। इन दोनों को आप जरूर याद रखना क्योंकि ये 2 टाइम्स जज बने आईसीजे में, पर ये 2 टाइम्स जज बने, ये प्रेसिडेंट भी बने और वाइस प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। अब एनी जज 2 जज शुड नॉट बी सेम कंट्री, यानी कि सेम कंट्री से 2 जज एक टाइम पे नहीं हो सकते आईसीजे में। ये आईसीजे का क्या है, रूल है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इकोसोक की। तो इकोसोक क्या है, तो हमने इसके बारे में जाना। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग है। इकोसोक क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग। इसमें कितने मेंबर, टोटल 54 मेंबर है। तो 54 और इसमें मेंबर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। जब बना था ये, इसमें जब स्टार्ट हुआ था इकोसोक, तो इसमें 18 मेंबर थे। अभी फिलहाल इसमें क्या है, 54 मेंबर है। तो मेंबर जो इसका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है, जैसे कि आईसीजी में होता है। प्रेसिडेंट टेन्योर इसका कितना होता है, 1 ईयर का होता है। जो प्रेसिडेंट इसका जो होता है वो उसका जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर का होता है। और 18 मेंबर इसके रिटायर होते हैं हर साल इसके इकोसोक के। और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, जैसे मैंने आप पहले
फर्स्ट लाइव में मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। यूएन में जब यूएन का चार्टर बन रहा था, यूएन बन रहा था, तो उसके चार्टर पे जितनी कंट्री ने क्या किए थे, साइन किए थे, तो इसमें 51 कंट्री थी। तो 51 कंट्री में भारत भी शामिल था। तो भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था भारत को? तो आर मुदालियर जी ने। तो आर मुदालियर जी ने ही क्या बने थे, ये इकोसॉक के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है दोस्तों। अब मीटिंग कब होती है? तो इस साल में इसकी 2 मीटिंग होती है। ठीक है, अप्रैल में होती है एक न्यूयॉर्क में, और जुलाई में होती है जिनेवा में। और डील कहाँ करता है ये? तो इसके डील होते हैं इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड मैटर में ये क्या करता है, डील करता है। अब इसकी कमेटी कितनी है? तो 9 फंक्शनल कमेटी है, 5 रीजनल कमेटी है, 9 स्टैंडिंग कमेटी है इसकी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसे ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। मैं साथ साथ में आपको क्या दे रहा हूँ, ट्रिक भी दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे जीएस साइट, तो जीएस साइट यानी कि जी से जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसलिंग। ठीक है, एस से फिर क्या आया हमारा, सेक्रेटरीट आया। टी से फिर यहाँ पे, ठीक है, आई से फिर यहाँ पे क्या, आईसीजे आ गया। एस फिर ई से यहाँ पे, टी से ट्रस्टीशिप आ गया, और ई से अब आ गया हमारा इको सोप। ठीक है, तो अब ट्रस्टीशिप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ट्रस्टीशिप काउंसलिंग, तो ट्रस्टीशिप काउंसलिंग को हमने इसलिए पीछे रखा है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, जीएस साइट यानी जीएस साइट के, क्योंकि ये इनएक्टिव ऑर्गन है, ये यूएन का इनएक्टिव ऑर्गन है। इनएक्टिव ऑर्गन क्यों है? क्योंकि जब देखो, जब 1945 में यूएन बना था, तो यूएन जब बना था तो उस टाइम पे क्या थी, अफ्रीका कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत मतलब 1-2 कंट्री ऐसी थी जो क्लोनाइज थी। यानी कि क्लोनाइज मतलब उन पे दूसरे देशों ने, यानी कि जैसे ब्रिटेन एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, पुर्तगाल एम्पायर था, उन्होंने क्या किया हुआ था, उन पर कब्जा किया हुआ था, यानी को कैप्चर किया हुआ था। तो कैप्चर किया हुआ था, तो उनका शोषण कर रही थी वे। ठीक है, वे एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर ये क्या कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। जो सब शोषण कर रहे थे उसकी देख रेख के लिए, उनका अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग को क्या कर दिया गया, बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बनाया गया। अब ये फिर 1994 आते आते मोस्टली कंट्री क्या हो गई, उनको इंडिपेंडेंट हो गई, उनको फ्रीडम मिल गई। इसलिए इसको क्या कर दिया, 1994 में इसको सस्पेंड कर दिया गया यूएन के द्वारा, और ये अभी तक क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट टू रिमेंबर, तो आर रामास्वामी मुदालियर जो भारत की तरफ से शामिल हुए थे 51st मेंबर जब बने थे यूएन के, साइन किया गया था यूएन के चार्टर पे, तो उसमें भारत की तरफ से आर रामास्वामी मुदालिया जी ने साइन किए थे। विजय लक्ष्मी पंडित जी, तो विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उनकी बहन, जो उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो फर्स्ट ऐसी लेडी थी जो भारत की तरफ से क्या बनी थी, जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम। तो मौलाना अबुल कलाम एंड एस राधा कृष्णन, जो भारत के क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वो यूनेस्को के चेयरपर्सन बने। यानी कि ये दोनों मौलाना अब्दुल कलाम और राधा कृष्णन, इन्होंने सर्व किया चेयरपर्सन ऑफ यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। तो आज हम एम्स जाते हो, आप कभी एम्स गए हो, दिल्ली का जो एम्स है उसमें गए होंगे आप, आपने देखा होगा एक पूरा का पूरा जो बिल्डिंग बनी हुई है वो राजकुमारी अमृत कौर के नाम से बनी है। तो इसलिए बनी है क्योंकि एक तो उन्होंने जो लैंड थी, वहाँ की एम्स की जो लैंड थी, उसको क्या किया था, डोनेट किया था। और ये डब्ल्यू यानी कि इनका हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और इनको इसलिए ही क्या बनाया गया था, चेयरपर्सन बनाया गया था WHO का। और ठीक है दोस्तों, और इसलिए ये इनको क्या बनाया गया था, चेयरपर्सन बनाया गया था WHO का। और इनको इसलिए राजकुमारी अमृत कौर जो बिल्डिंग है उसका नाम रखा गया राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है दोस्तों, जो एम्स में है। B.R. सेन, तो B.R. सेन जो भारत की तरफ से थे, तो ये प्रेसिडेंट बने। ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो भारत की तरफ से क्या बने, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, फूड फूड एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बने, भारत की तरफ से क्या बने, ये प्रेसिडेंट बने। अब बात करते हैं डॉक्टर H.J. भाभा, जो हेड बने IAEA। ठीक है, जो किसका प्रीडिसेसर था, एटम फॉर पीस कमीशन।
ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में पढ़ा, रामास्वामी मुदलियार के बारे में पढ़ा, मौलाना अबुल कलाम के, अकबर अहमद कौर के, बी आर सैन प्रेसिडेंट, ठीक है, एस एच डी भाभा जो बने थे, इसके बारे में पढ़ा। पीस कमीशन, एटम फॉर पीस कमीशन जो इसका पहला नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर पी चंद्रशेखर राव। तो पी चंद्रशेखर ऐसे इंडियन थे जिनको बनाया गया था, यानी कि लोव सी में, यानी कि उनको लोव सी में क्या बनाया गया था, हेड बनाया गया था, यानी प्रेसिडेंट बनाया गया था उनको 1996 में। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जो थे भारत की तरफ से थे, और मुदालियर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तुवाला तुवालू तुवालू यानी कि तुवालू क्या है, तुवालू स्मॉलेस्ट कंट्री थी जो यूएन की टर्म वाइज, पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट ऐसी कंट्री है जो स्मॉलेस्ट है। मोनाको, मोनाको स्मॉलेस्ट यूएन मेंबर है जो साइज में है, मतलब उसकी इतना छोटा साइज है जो स्मॉलेस्ट है, और ये यूएन का मेंबर है। रशिया ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, वीटो को यूज किया था। ठीक है, और अभी तक सबसे ज़्यादा बार जो वीटो का यूज कर चुका है वो कौन, किसने किया है, वो रशिया ने ही किया है। ठीक है, तो वीटो अदर कंट्री टिल अभी तक। यूएन लोगो जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, यानी क्रिएट किया गया था, वो ओलिवर लिंकन लिंकन लिंक्विस्ट, ठीक है, इनके द्वारा जो हम ओलाइव ब्रांच वाला वो लोगो देखते हैं, इसमें ग्लोब है और ब्लू कलर का जो बनाया हुआ है, उसमें हम जो देखते हैं वो डिजाइन किया गया था, इनके द्वारा क्रिएट किया गया था ओलिवर के द्वारा। ठीक है, ओलिवर लिंकन लिंक्विस्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम पूरा का पूरा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं इसको, क्या क्या हमने आगे इसमें पढ़ा। तो यूएन की फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्पज़ क्या है इसका, मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी को, प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को। ओरिजिनल मेंबर कितने थे, 51 थे, और प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, 193। अब इसमें लेटेस्ट मेंबर जो है वो साउथ सूडान है, जो जैसे कि हमने देखा है सूडान में अब दो कंट्री है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो साउथ सूडान जब सूडान से अलग हुआ तो 2011 में यूएन का क्या बना, मेंबर बना था। ठीक है दोस्तों, ये लेटेस्ट मेंबर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके यूएन के, तो एंटोनियो गुटेरेस है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यूयॉर्क में। और जो यूनाइटेड नेशन नाम कॉइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, जो प्रेसिडेंट थे किसके, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन नाम कॉइन किया गया था, यानी कि रखा गया था उसके। ठीक है, यूएनओ का नाम जो रखा गया था डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही रखा गया था। अब ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एससी फियर, जैसे हमने याद करा एससी, तो एससी फियर देखो, सुप्रीम कोर्ट का डर तो हमारी कंट्री में सबको रहता है, ठीक है, सरकारों को भी रहता है। ऐसे ही इंटरनेशनल आईसीजे यानी कि आईसीजे का किसको डर रहता है, सबको डर रहता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे इस एससी फियर, तो एससी से फियर रिलेट कर सकते हैं आईसीजे को। आईसीजे में यानी कि आईसीजे किसका अंग है, तो वो यूएनओ का अंग है। तो यूएनओ में कितनी लैंग्वेज है, तो 6 लैंग्वेज है, यानी कि एस से यहाँ पे स्पेनिश, ई सी से मतलब चाइनीज, एफ से फिर यहाँ पे फ्रेंच, ई से इंग्लिश, ए से अमेरिकन, और एंड आर से रशियन। ठीक है दोस्तों, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी, यूएनओ की। पार्ट ऑफ यूएनओ कितने हैं, तो 6 मैंने बताया। जीएस साइट, तो जीएस साइट से आप जी से जनरल असेंबली, एस से सिक्योरिटी काउंसलिंग, फिर एस से यहाँ पे आ जाता है सेक्रेटरीट्स, और फिर आई से आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में है, और टी से ट्रस्टीशिप काउंसलिंग जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ई से यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग इनका हेडक्वार्टर, नहीं पाँचों का हेडक्वार्टर तो इनका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका ही एक सिंगल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग, जो नीदरलैंड की कैपिटल है। और सिक्योरिटी काउंसलिंग में क्या होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर्स में 5 यानी 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में से 5 क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 क्या होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, अभी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी दोस्तों हमने, जैसे हमने पढ़ा पीछे। तो ऑर्गन ऑफ यूएनओ, तो ऑर्गन ऑफ यूएनओ यानी 6 ऑर्गन ऑफ यूएनओ, यानी कि ट्रिक क्या है इसकी, जीएस साइट, जी से जनरल असेंबली, एस से सिक्योरिटी काउंसलिंग, एस से सेक्रेटरीट्स, आई से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, टी से ट्रस्टीशिप काउंसलिंग, और ई से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ, तो परमानेंट 5 मेंबर है यूएन के, परमानेंट कितने मेंबर है, 5 मेंबर है।
ठीक है। तो उसकी ट्रिक बनाई है हमने, चाइना फियर। अब देखो चाइना का जब से कोरोना आया है, तब से चाइना का फियर ही है पूरे वर्ल्ड में। क्या है? पूरे वर्ल्ड में चाइना का फियर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इससे हमने रिलेटेड क्या, यूएन में 5 परमानेंट मेंबर है। तो सब किससे डरते हैं आज की टाइम में? चाइना से। चाइना के पास में क्या है? कोरोना है। ठीक है दोस्तों। तो चाइना, चाइना यानी कि सी से चाइना। तो चाइना यहाँ पे हमने एडजेक्टिव रखा हुआ है। एफ से यहाँ पे फ्रांस, ई से यहाँ पे इंग्लैंड, ए से अमेरिका, आर से रशिया। ये इस तरह से आप चाइना फियर यानी कि परमानेंट मेंबर की शॉर्ट ट्रिक से इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ध्यान, अगर आप दोस्तों इसे वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लोगे या इसके नोट्स बना लोगे और उसको आप 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपको ये ट्रिक इजीली याद हो जाएगी। आप ज़िंदगी भर, इस बात मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप ज़िंदगी भर कभी इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन देता है आपको, तो आपको तुरंत ही क्लिक कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।